बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो सौर मंडल और उसके ग्रह, सौर मंडल और उसके परिवार जो हैं उससे संबंधित है। इसके अंतर्गत भी हम देखेंगे कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आपके टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन नेट हो या फिर सी टेट, टेट, सी टेट, यूपी टेट या अदर जो एग्जामिनेशन है उन सब में आपके यह ब्रह्मांड, सौर मंडल के परिवार से संबंधित जो प्रश्न हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये आप इसमें से आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? 4 हैं, प्लूटो, बुध, पृथ्वी और शनि। तो कौन लगाता है सबसे कम समय में? बुध लगाता है। ठीक है, सौर मंडल के सबसे जो कम समय में चक्कर लगाता है बुध लगाता है, क्योंकि सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण वह सबसे पहले चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है मंगल, बुध, नेपच्यून और प्लूटो। तो किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 हम देखेंगे, बुध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, बुध का। सौर मंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के या फिर बाकी जो हैं उनके जो हैं उपग्रह हैं, सिर्फ बुध और शुक्र। जब ये क्वेश्चन आता है तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? वह है 4 ऑप्शंस में शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है वह सौर मंडल का सर्वाधिक जो है गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो किसको कहते हैं इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार शुक्रवार को शुक्रवार नहीं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को ही मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 इससे क्वेश्चन बनेंगे। एक है सुबह का या भोर का तारा किसे कहते हैं? वह इसे ही कहते हैं शुक्र को ही। और इवनिंग स्टार यानी कि सायंकाल का तारा भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन इसके होंगे। और मंगल को क्या कहते हैं? मंगल को जो है लाल ग्रह, तो आप लोगों को पता ही होगा, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति जो है वह सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपको पता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? वह बृहस्पति है। और शनि जो इसे छल्लों से युक्त ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। 2 आपको कूट दिए हुए हैं, इन दोनों में जो है जो कूट दिया रहता है उसका चयन करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो हम देखेंगे कि शुक्र ग्रह पर वायुमंडल प्रमाण जो है उपलब्ध है। इसके वायुमंडल का लगभग 90% जो भाग है वह 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। ठीक है, और मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण है इसमें। तो इस तरह से इसकी सतह का तापमान 400 डिग्री केल्विन रहता है। तो इस कारण से अत्यधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से शुक्र पर जीवन की संभावना जो है अत्यंत कम है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दोनों ही कथन इसका सही होगा, क्योंकि अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जीवन की जो संभावनाएं हैं वह नगण्य हैं, अर्थात असंभाव्य हैं। इस कारण आर जो है वह ए कथन का क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो पहला भी इसका सही होगा कि शुक्र जो है, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने की वजह से तापमान जो है वह अधिक है, 400 डिग्री केल्विन है। और शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक उच्च, इस दोनों ही इसका सही होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? ठीक है, तो प्लूटो, शनि और मंगल, शुक्र किसके लिए भेजा गया था? शुक्र के लिए। मैगलन अंतरिक्ष यान जो है वह रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर कब भेजा गया था? 1980
1909 में भेजा गया था। इसने शुक्र के चारों ओर चक्कर भी लगाया। इसका नामकरण जो पुर्तगाली खोजकर्ता जो मैगेलन थे उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी और स्ट्रैबो। किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने कहा था। यूनानी दार्शनिक अरस्तु जो है वह अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस के द्वितीय खंड में इन्होंने यह उल्लेख किया था कि पृथ्वी गोलाकार है। टालमी और स्ट्रेबी जो है दूसरी शताब्दी के और कोपरनिकस जो है वह 15वीं सदी के दार्शनिक हैं। तो इसमें पहला जो है वह सही है, अरस्तु ने कहा था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है? तो किसने कहा था? ये कहा था कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस मत के प्रतिपादक पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस थे। इनका मत था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है गाया, शीता, ग्रीन प्लैनेट, हर्मीज। तो ग्रीन प्लैनेट यानी हरा ग्रह, आप लोग इसको जानते ही हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना समय लेता है? पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में प्रकाश जो है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 8 मिनट 18 सेकेंड। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 8 सेकेंड 18 सेकेंड का समय लेता है। और यह जो चुंबकीय ऊर्जा, यह विद्युत जो चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के वेग के रूप में आती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो 4 हैं इसमें से, ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी, सूर्य और लुब्धक। ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, मंगल और बुध। तो कौन है पृथ्वी का निकटतम ग्रह? शुक्र है। सूर्य से दूरी के अनुसार जो दूसरा ग्रह शुक्र है और पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 365.25 लगता है समय, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 जो है दिन लगते हैं और इसे सौर दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, भी आसान क्वेश्चन है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? या 23.5 अंश झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अक्षांश झुकी है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी का लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट, दिन और रात जिस कारण होते हैं वह है भूपरिभ्रमण, भूपरिक्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और चंद्रमा के परिक्रमण। तो किसके कारण होता है? परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की दर से 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन ही परिभ्रमण कहलाता है और इसी भूपरिभ्रमण के कारण ही दिन और रात पृथ्वी पर होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो भाग सूर्य की तरफ, ठीक है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो जो भाग जो सूर्य की तरफ पड़ता है उस पर दिन और पीछे वाला जो भाग है उस पर रात्रि होता है और यही क्रम चलता रहता है। तो पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भूपरिक्रमण कहलाता है। इसे पृथ्वी 1 वर्ष में पूरा करती है और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 अंश है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम संबंधी परिवर्तन भी होते रहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता के कारण होता है? 4 हैं ऑप्शन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण, धुरी पर 23.5 अंश का झुकाव, ऊपर बताए गए ये भी अपनी धुरी पर घूमना। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया ही था। ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका सही आंसर होगा कि मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 अंश का झुकाव होना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन भी इसमें सूक्ष्म भूमिका जो है वह निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना अधिक रहती है। 0 अंश अक्षांश के पास, 23 अंश अक्षांश, 50 अंश अक्षांश और 70 अंश अक्षांश। तो इसमें हम देखेंगे कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 23 अंश अक्षांश के पास, क्योंकि पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से लेकर के 30 अंश अक्षांश के बीच जो है वह पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। 30 अंश अक्षांश के आसपास जो है उच्च वायुदाब, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वह यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या है, उच्च वायुदाब पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे मौसम जो है हवाएं ऊपर नीचे उतरती हैं और मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सहारा और इधर ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है वह इसके अंतर्गत आता है। इसी तरह से महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर भी जो मरुस्थल हैं वह 20 से लेकर के 30 अंश अक्षांशों के बीच में ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हवाओं का पूर्वी मुखी होना है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाली जो व्यापारिक पश्चिमी हवाएं, जो यहाँ से व्यापारिक पश्चिमी हवाएं जो है प्रवेश करती हैं, इसके कारण भी जो है इस 20 से 30 अंश अक्षांश के बीच अटाकामा है, नामीबिया है, ये सारे जो हैं मरुस्थल यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी तरह से जो पर्वत हैं, पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण भी वहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल जो है, पेटागोनिया का मरुस्थल है, पेरुवियन का मरुस्थल है, ये सब जो हैं पर्वतों की वृष्टि छाया की वजह से पाए जाते हैं। और इसी तरह से महाद्वीपों के मध्य भाग में जो मरुस्थल स्थित हैं, आर्द्रता भरी हवाओं से, जैसे कि कोई पर्वत या कोई वहाँ पे रुकने के लिए कोई जगह ना होने की वजह से भी जो आर्द्रता भरी जो हवाएं होती हैं, इसकी वजह से भी बहुत दूर तक उन्हें चलना पड़ता है हवाओं को। तो ग्रेट बेसिन का मरुस्थल हुआ या ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, तो ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से 4 परिस्थितियाँ होती हैं और ये 23.5 अंश अक्षांश के आसपास अत्यधिक मरुभूमि होने की संभावना जो है रहती है। और हम देखें तो इसी के आसपास में मरुस्थल जो है वे पाए भी जाते हैं। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं इसी का तीसरा पार्ट लेकर के नेक्स्ट वीडियो में।